दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस को अपने अगल पास के क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो केडीवी लाइव के माध्यम से आप ये काम बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। आप केडीवी लाइव के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस का विज्ञापन केडीवी लाइव को दे सकते हैं। इसके लिए आपको केडीवी लाइव के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में मां बेटी की जान चली गई है। जी हां, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह हादसा पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बबन चक्का गांव में हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे ठंड को लेकर के 5 लोग अलाव ताप रहे थे, यानी कि आग सेक रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में मां बेटी की घटनास्थल पर ही जान चली गई। जी हां, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है। लोग एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दे रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत में अचानक से सरगर्मी तब तेज हो गई जब बिहार बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने दावा किया है कि बहुत जल्द बिहार में राजनीतिक खेल हो सकता है, क्योंकि जदयू के कई मंत्री और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि देखिए खरमास के बाद क्या क्या होता है। इसी के बाद ठंड के मौसम में भी सियासी गर्मी बढ़ गई है। दरअसल सम्राट चौधरी नेता विरोधी दल के नेता ने बताया है कि नींव हिल चुकी है, उसका वोट बैंक अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इस वजह से जदयू के नेता परेशान हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। ऐसे में उनके सामने विकल्प के तौर पर बीजेपी ही दिख रही है, क्योंकि विधायक से लेकर के एमपी तक आरजेडी के विरोध में जीत कर आए थे। अब जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की तैयारी में हैं, तो फिर जदयू के विधायक और एमपी इस बात को लेकर के तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि बीजेपी उनके लिए स्वाभाविक सहयोगी पार्टी है। थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द ही बिहार की राजनीतिक तस्वीरें साफ हो जाएगी। इसके पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद ने भी दावा किया था कि जदयू के कई विधायक और एमपी बीजेपी के संपर्क में हैं। बहुत जल्द जदयू में बड़ी टूट होगी। इसके बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, लेकिन बीजेपी के दावे के बाद जदयू ने भी पलटवार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर स्टेट आइकॉन बन गई है। जी हां, मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार का आइकॉन घोषित किया है। मैथिली ठाकुर चुनाव आयोग के स्टेट आइकॉन का काम करेगी। मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं निकाली है। जब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इन योजनाओं में से एक है। जब पीएम किसान योजना के तहत हर किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना से देश के करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर के बड़ा बयान दिया है। दरअसल बीते दिनों जनता को संबोधित करते समय पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सस्ती दर पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि किसानों को महंगे उर्वरकों से राहत देने के लिए पिछले 8 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को लेकर के उन्होंने कहा कि जनवरी में 13वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि भेजी है। जब पीएम किसान की 12वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। 13वीं किस्त के 26 जनवरी से पहले किसानों के खाते में आने की उम्मीद है। संभावना है कि 15 से 20 जनवरी के बीच आ सकती है। जी हाँ, 12वीं किस्त का फायदा 8 करोड़ 42 लाख से ज़्यादा किसानों को मिला है। आपको बता दो कि देश भर में 14 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं। महंगे उर्वरकों से राहत देने के लिए खर्च की जाने वाली रकम का फायदा सभी किसानों को मिलेगा।
तो दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार की जनता को नव वर्ष की बधाई दी है और आशा प्रकट की है कि 2023 उथल पुथल के बावजूद बड़े सकारात्मक बदलाव का साल होगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस साल बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, महागठबंधन के कई लोग एनडीए से जुड़ेंगे, शराबबंदी की समीक्षा करनी पड़ेगी और देश के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत लालू प्रसाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपने के लिए नीतीश कुमार को बाध्य करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा से जदयू और महागठबंधन के भीतर जो बौखलाहट पैदा की, उसकी प्रतिक्रिया इसी साल देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम की मार से बिहार में ट्रेनें 2 से 14 घंटे तक देरी से चली है। इसमें मुजफ्फरपुर के 22, पटना के 14, भागलपुर के 12 और गया के 13 ट्रेनें शामिल है। वहीं विमान और बस सेवाओं पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। जहां पटना और दरभंगा में एक विमान को रद्द किया गया। यह ट्रेनों और विमानों की लेत लतीफे का असर नववर्ष के पहले दिन भी लोगों की दिनचर्या पर पड़ा है। बस, विमान और रेल सेवाएं कमजोर दृश्यता में लाचार रही है। यह ट्रेनें नियंत्रित गति से चली है। बसों को दिन में भी फॉग लाइट जलाना पड़ा। जब ट्रेनों के देर होने से बोगियों में साफ सफाई बेपटरी हो गई। जब पटना में तेजस राजधानी संपूर्ण क्रांति सहित 1 दर्जन ट्रेनें देर से पहुंची। जब कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को फरवरी के अंत तक रद्द करने का फैसला किया गया है, जिस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को ट्रेनों में कंफर्म सीट नहीं मिल रही है। इस बीच भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे के इस कदम से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। जहां राज्य सरकार बिहार में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए लगातार सख्ती बरतने का काम कर रही है, लेकिन फिर अवैध कारोबार से जुड़े लोग शराब के कारोबार को अंजाम देने के लिए रोज नई तकनीक का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला सीतामढ़ी का है, जहां कुरियर कंपनी के माध्यम से दूसरे राज्यों से शराब मंगाया जा रहा है। जहां वहीं घर बैठे लोगों को शराब की होम डिलीवरी भी की जा रही है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय के द्वारा कुरियर डिलीवर करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद डिलीवरी बॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मामला बिहार के सीतामढ़ी जिला का है। जहां सीतामढ़ी जिले के महसौल ओपी क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले का है, जहां डेली बेरही कुरियर कंपनी का ऑफिस है। पुलिस को चकमा देने को लेकर के दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, यूपी समेत अन्य शहरों से कुरियर के माध्यम से शराब की खेप मंगाई जा रही थी और उसे डिलीवर कुरियर के माध्यम से की जा रही थी। हालांकि जब डिलीवरी बॉय को पता चला कि इसमें शराब है, तो इसके बाद सभी डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी करने से मना कर दिया, जिसके बाद कुरियर कंपनी के प्रबंधक के द्वारा सभी डिलीवरी बॉय को काम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी हाँ, जिसके बाद सभी ने जम करके हंगामा किया। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और कुरियर कंपनी के गोदाम से भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। नीतीश सरकार में पिछले 5 महीने में 1 लाख नौकरी का वादा भी पूरा नहीं हो पाया। 10 लाख नौकरी देना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। जब बिहार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए दोनों वादा पूरा करना सरकार के लिए ये साल भी आसान नहीं होगा। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके लिए सरकार को बजट में विशेष व्यवस्था करनी होगी। खास करके जिन विभागों में सरकार नौकरी देने वाली है, उसका बजट तो निश्चित रूप से बढ़ाना ही होगा। दरअसल 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर के महागठबंधन में शामिल होकर के महागठबंधन की सरकार बना दी और 15 अगस्त को गांधी मैदान में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। जब 5 महीने नीतीश सरकार के पूरा होने के बाद भी अब तक 1 लाख नौकरी भी सरकार नहीं दे पाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में लाखों रोजगार देने की तैयारी है। जब स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग सहित कुछ विभागों में सरकार ने नियुक्ति पत्र भी वितरित किया है। अब 2023 शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार के लिए नौकरी और रोजगार सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। जब सरकार की तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में ही लाखों रोजगार और नियुक्ति देने की तैयारी हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल के साथ मेक इन इंडिया साकार होता नजर आ रहा है। जब वैश्विक महामारी कोरोना से जारी जंग के बाद बिहार के युवा महिला उद्यमी द्वारा निर्मित वस्तुएं अब बाजार में
ज़्यादा बिकने लगी है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होकर के परिवार का भरण पोषण कर रही है। आत्मनिर्भर महिला को और अधिक सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय अमृता हाट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और फिर लोकल फॉर वोकल के आह्वान से प्रेरित होकर के महिलाएं स्वयं सेवी संस्थानों के साथ जोड़ करके खुद को रोजगार मुखी कर रही है। वे अपने उत्पाद राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगने वाले मेलों में बिक्री के लिए लेकर आते हैं। जब महिलाओं ने बताया है कि कुछ समय पहले तक वे घर में रह कर के घूंघट की आड़ में अपना जीवन व्यतीत करती थी, यानी कि बिताती थी, लेकिन बदलाव के इस दौर में महिलाओं ने घर में रह कर के कई तरह के साबुन, कपड़े के थैले, जूतियां, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, चूड़ी सहित अन्य घरेलू वस्तुएं बनाना शुरू किया। जब पहले वे अपना सामान गांव के आसपास में ही बिक्री के लिए लेकर जाती थी, लेकिन बदलते समय में वे अब अलग अलग शहरों में जाकर के अपने सामान बेचने के लिए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए पटना, जमुई, भागलपुर और शिवहर सहित कई जिलों के जिलाधिकारी ने 7 जनवरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। जब पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिला के सभी सरकारी और फिर निजी विद्यालयों में 8वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल हाल के दिनों में सुबह के समय ठंड और फिर कुहासे के कारण स्कूल जाने में बच्चों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए कक्षा 8 तक के लिए बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जमुई में बढ़ती ठंड और फिर शीतलहर के चलते नर्सरी के 8वीं क्लास तक के सभी सरकारी और फिर गैर सरकारी स्कूलों को 7 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। और दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि विपक्ष कितना भी क्यों ना छटपटा ले, पर साल 2024 में प्रधानमंत्री पद के कोई भी वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना होता है, पर आज की तारीख में आपको और पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है, आज तक जितने भी पीएम उनसे भिन्न है। वे आज की तारीख में दुनिया में सबसे श्रेष्ठ नेता माने जाते हैं। पशुपति पारस ने कहा है कि दुनिया में जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जहां तक कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वे भी मोदी से हाथ मिलाने के लिए लालियत रहते हैं। इतना बड़ा तो स्टेटस है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि कम से कम 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्ष कितना भी छटपटा करके क्यों ना रह जाए, मगर उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खाद की कमी को लेकर के किसान काफ़ी परेशान हैं। उन्हें पूरे दिन मशक्कत करने के बाद भी उर्वरक नहीं मिल रहा है। कुछ जगहों पर उन्हें अगर मिल भी रहा है तो फिर उन्हें तय कीमत से अधिक रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसे में अब राज्य के कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से याद दिलाया है कि किसानों की ज़रूरत पूरा करने के लिए वे बिहार को उर्वरक की आपूर्ति आवंटन के अनुसार करें। जहाँ इस संबंध में कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने एक पत्र भी लिखा है। जहाँ बिहार में अभी ज़रूरत के अनुसार 19% यूरिया की कमी चल रही है, जहां एमओपी की आपूर्ति में भी 35% कम हो रही है। हालांकि डीएपी मांग के अनुसार उपलब्ध है। एनपीके की आपूर्ति सरप्लस हो गई है। जहां कृषि मंत्री कुमार सर्वजित की चिंता है कि अभी आवंटन पूरा नहीं मिला है। उनका मानना है कि ज़रूरत खत्म होने के बाद केंद्र आपूर्ति पूरी करके ये दावा करेगा कि बिहार को आवंटन के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में हाजिर होकर के लोगों की शिकायत सुन रहे हैं। यह साल के पहले जनता दरबार में मुख्यमंत्री सचिवालय के बड़े बड़े हाकिम ही लेट हो गए। मुख्यमंत्री टाइम से और फिर उनके अधिकारी ही लेट से जनता दरबार में पहुंचे। जब कई शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के बड़े अधिकारी नीतीश कुमार के सामने पहुंचे तो फिर सीएम नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया। जनता दरबार में देर से पहुंचे एक अधिकारी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ करके कहा कि आइए, बड़ी स्वागत है आपका। इसी बीच अधिकारी ने जवाब दिया कि सर आ गए थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कहां आ गए थे, आप तो गायब थे, लेट काहे थे। जब भूमि विभाग से जुड़े एक मामले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को खोजा और जब पूछा है कि वे नहीं आए हैं क्या। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित छोटे मोटे उद्योग खोलने में अब आसानी होगी। इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत कारोबार
शुरू करने वालों को अनुदान और वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने अगले 3 साल की रणनीति बनाई है। इस योजना में 469 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पहले यह योजना कृषि विभाग की ओर से चलाई जाती थी। इस साल से यह योजना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 191 नई परियोजनाओं के लिए बैंक से लोन की मंजूरी कराई जा चुकी है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जब पुलिस ने एक ब्लाइंड केस का खुलासा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हथौड़ी से की गई महिला की हत्या से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के देवर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान हत्या में प्रयुक्त हथौड़े को बरामद किया गया है। उन्होंने बताया है कि जमीन विवाद को लेकर के सुनसान जगह पर बुलाकर के महिला को मौत के घाट उतार दिया गया था। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नए साल के पहले सप्ताह में जाति गणना शुरू होगी। जहां राज्य के अंदर यानी कि बिहार के अंदर ये जाति गणना 7 जनवरी से शुरू होगी। इसके तहत पहले चरण में 21 जनवरी तक आवासीय मकानों की गिनती होगी। वहीं राजधानी पटना में सबसे पहले नूतन राजधानी अंचल के VIP इलाके से इसकी शुरुआत होगी। जहाँ इसमें सरकारी आवासीय भवनों में रहने वाले माननीयों के अलावा अधिकारियों के मकानों की गिनती होगी। जब बताया जा रहा है कि इसको लेकर के आज मुख्य सचिव सभी जिलों के DM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करेंगे। इसके बाद 7 जनवरी को पटना में VIP इलाके से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण में प्रत्येक मकान पर नंबर डाला जाएगा। गणना के लिए जाने वाले कर्मी फॉर्म में मकान का नंबर दर्ज करने के साथ घर के मुखिया का नाम लिखेंगे। इसके अलावा घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या और फिर उनके नाम दर्ज करेंगे। पटना जिले में गणना में शामिल अधिकतर कर्मियों को ट्रेनिंग मिल गई है। बचे हुए कर्मियों को 5 जनवरी तक ट्रेनिंग देने का काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से बिहार की यात्रा पर वापस से निकलने वाले हैं। जहाँ वैसे इनकी इस यात्रा को अनौपचारिक तौर पर समाज सुधार यात्रा की संज्ञा दी गई है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार बिहार की जनता से अपनी सरकार और फिर योजनाओं को लेकर के फीडबैक लेंगे। जहाँ वहीं इनकी इस यात्रा को लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने भी इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानसभा के विरोधी दल के विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 बार यात्रा कर चुके हैं और वे बिहार का 13वां यात्रा कर चुके हैं। जब बिहार के लोग ये जानते ही हैं कि 13वीं कब होता है, जब उनको ये समझ लेना चाहिए कि 13वां के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। उन्होंने ये समझना चाहिए कि उनके ही गठबंधन के एक बड़े नेता कह चुके हैं कि यदि पहले का यात्रा उपयोगी होता तो फिर वापस से इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अब आप यात्रा के नाम पर पिकनिक मत मनाइए। इसके आगे उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को सही मायने में किसी चीज़ की समीक्षा करनी चाहिए तो वो शराब अपराध भ्रष्टाचार पर करे। आज जिस तरह से शराबबंदी के कारण थाने की मिली भगत से शराब माफिया पैदा ले रहे हैं उसकी समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन इनको ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए अब इनको अपनी इस पिकनिक यात्रा को बंद कर देना चाहिए। इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों कहते हैं कि अंधा प्यार होता है तो फिर वो ना कोई उम्र की सीमा देखता है और न ही रिश्तों की मर्यादा। ऐसा ही एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर में सामने आया है, जहां भाभी से इश्क लड़ाना एक देवर को काफ़ी महंगा पड़ गया। महिला के पति को इस बात का शक था कि उसका चचेरा भाई अक्सर उसके नहीं रहने पर उसके घर आता है, जब पत्नी से उसका अवैध रिश्ता है। इसी बात से गुस्साए भाई ने अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। जब पत्नी के साथ चचेरे भाई का अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए गुस्साए पति ने चचेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे उसकी हाथ की कलाई कट गई। चचेरे भाई को बचाने के लिए उसकी मां और छोटा भाई भी आगे बढ़े, लेकिन आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वे दोनों भी घायल हो गए। इस घटना से मची अफरा तफरी के बीच गांव वाले मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी को काफी मशक्कत के बाद पकड़ करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना इलाके का है, जहाँ इस घटना की चर्चा इलाके में खूब हो रही है। चचेरे भाई पर हमला करने वाले महिला के पति का आरोप है कि अक्सर उसका चचेरा भाई अकेले में
आकर के पत्नी से मिलता था। जब उसे ये पता चल जाता था कि घर में हम नहीं हैं और ना ही परिवार का कोई सदस्य है, तब घर में आ धमका था और फिर घंटों पत्नी के साथ रहता था। हमला करने वाले शख्स ने पत्नी और फिर चचेरे भाई के बीच अवैध संबंध का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में किसानों के बीच मुफ्त में सरसों का बीज वितरित किया जा रहा है। दरअसल बिहार में तिलहन के उत्पादन में बढ़ावा देने को लेकर के सरकार ने विशेष सरसों मिशन अभियान चलाया है। इसी के तहत किसानों को सरसों की बीज फ्री में दे रही है। इसको लेकर के मस्टर्ड मिशन के तहत हर प्रखंड में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मसूरी प्रखंड में 250 किसानों के बीच सरसों के बीज का वितरण किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कोरोना केस नहीं बढ़े हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जब पटना एयरपोर्ट और फिर पटना रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से कोरोना जांच टीम को सक्रिय कर दिया गया है। जब बाहर से आने वाले यात्रियों का रैंडम कोविड टेस्ट कराने का स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है। जब पटना एयरपोर्ट और फिर रेलवे स्टेशन पर लगातार आने वाले यात्रियों की जाँच की जा रही है। जब बिहार में बीते 24 घंटे में 50,873 सैंपल की जाँच में कोविड के एक नए मरीज पाए गए हैं। एक केस भागलपुर में मिला है। फिलहाल बिहार में एक्टिव केस की संख्या 17 है। जब बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98.53 है। दोस्तों, बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बोकारो में यानी कि झारखंड के बोकारो में बाबा रामदेव को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। वैसे तो पप्पू यादव ने पहली बार बाबा रामदेव को लेकर के ऐसा बयान नहीं दिया है, इससे पहले भी बाबा रामदेव को घेरने का काम किया है। पप्पू यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि राजनीति में सभी लोग दलाल हो गए हैं, राजनीति दोगले लोगों की जगह हो गई है। यही कारण है कि राम रहीम आसाराम सभी लोग अच्छे हो गए हैं। बाबा रामदेव को पप्पू यादव ने चरित्रहीन करार दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि सुधारवादी लोग समाज को सुधार नहीं पाए क्योंकि वे लोग संत बन गए हैं या क्योंकि कोई इस कीचड़ में घुस करके इसकी सफाई नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में मजदूर, मध्यम वर्गीय लोग, गरीब महिलाएं अच्छे हैं, लेकिन राजनीति में हम सभी लोग दलाल हो चुके हैं। उन्होंने स्थानीय नीति 1932 खतियान पर भी राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए आदिवासियों, स्थानीय लोगों की भागीदारी तय करने की बात कही है। आपको बता दो कि पहले भी पप्पू यादव के बिगड़े बोल सामने आ चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में यानी कि जनता दरबार में आज एक पिता ने अपने बेटे के हत्यारे को बचाने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया। ये आरोप सुनते ही सीएम नीतीश कुमार भी दंग रह गए और फरियादी से पूछा है कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई है, केस दर्ज हुआ है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर फरियादी ने जो कहा उसे सुनकर के दरबार में मौजूद सभी लोगों के साथ ही सीएम नीतीश कुमार भी स्तब्ध रह गए। सीवान से आए फरियादी मनोज सिन्हा ने कहा कि सर, मेरा नाम मनोज कुमार सिन्हा है, सीवान का रहने वाला हूँ। मेरे बेटे कुशाल कुमार सिन्हा को 20 अगस्त 2021 को गाँव के कुछ दबंगों ने आरा से काट करके मार डाला जब मेरा बेटा एनडीए की तैयारी कर रहा था। इस मामले में दबंगों के रिश्तेदार हैं मनोज सिंह बीजेपी के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। इनके दबाव में पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे केस को कमजोर किया गया है। मामले से 2 लोगों के नाम भी हटा दिए गए हैं। एक अभियुक्त 15 महीने से फरार चल रहा था, दूसरा 3 महीने से घर पर रह करके हम लोगों को धमकी दे रहा है। यह कहना है मनोज कुमार सिंह फरियादी का। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा का टाइम टेबल पहले ही जारी हो गया है। इंटर की 1 से 11 फरवरी और फिर मैट्रिक की 14 से 22 फरवरी तक परीक्षा होगी। वहीं इस परीक्षा को लेकर के बिहार बोर्ड ने कुछ बदलाव किए हैं। शुरू होने के 1.5 घंटे बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति परीक्षार्थियों को मिलेगी। 3 घंटे की परीक्षा में परीक्षार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही कक्षा के बाहर पानी पीने या फिर शौचालय जा सकेंगे। जब बिहार बोर्ड का कहना है कि चूंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर के लिए OMR सीट उत्तर पत्रिका दिए जाते हैं, ऐसे में छात्र OMR को जब भर लेंगे तभी ज़रूरत पड़ने पर वे परीक्षा हॉल के बाहर जा सकते हैं। अगर 1.5 घंटे के अंदर किसी परीक्षार्थी को प्यास लगेगी तो फिर उन्हें सीट पर ही पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसको लेकर के बोर्ड द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों को जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा हर दिन 2 पाली में होगी। यह प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 और फिर दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें शुरू के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने को दिए जाएंगे, यानी कि प्रथम पाली में परीक्षार्थियों के पास 9:45 से 12:45 तक का समय होगा। इसमें 9:45 से 11:15 तक परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मेगा प्लान तैयार हो गया है। लोकसभा और फिर प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भाजपा विस्तारकों की फौज उतारने जा रही है। ये सभी पार्टी के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। चुनाव के लिहाज से ये साल काफ़ी अहम है। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस 9 राज्यों में से 6 पर बीजेपी और उनके सहयोगी की सरकार है। जहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, जबकि तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय समिति की सरकार है। अब बीजेपी पूरी रणनीति के साथ सेमीफाइनल में उतरने की तैयारी है। इसके लिए लोकल स्तर के संगठनों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हर लोकसभा और विधानसभा में विस्तारकों की फौज भगवा पार्टी उतारने जा रही है, चूंकि लोकल संगठन के साथ मिलकर के काम करेंगे। इसके अलावा इनकी रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भी भेजी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पटना सहित बिहार के तमाम जिलों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था मजबूत की जा रही है। यह योजना के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की पीक डिमांड 7521 मेगावाट तक होने की संभावना है। इसको देखते हुए होल्डिंग कंपनी उसकी पूर्ति के लिए ज़रूरी 13,540 मेगावाट क्षमता से अधिक का ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार कर रही है। होल्डिंग कंपनी ने करीब 1691 करोड़ की लागत से पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, बक्सर और पटना में ट्रांसमिशन नेटवर्क का काम शुरू किया है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के बगहा से आ रही है, जहां बड़ा नाव हादसा होते होते टल गया। यहां सैकड़ों लोगों से भरी बड़ी नाव गंडक नदी के बीच धार में फंस गई, जिसके कारण नदी में ही अधिकांश लोग फंस गए। नव वर्ष के यानी कि नया साल के अवसर पर सभी लोग शहर से दियारा इलाके में पिकनिक मनाने के लिए गए थे। घटना गोरियापट्टी घाट के पास की है। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने के बाद सभी नाव पर सवार होकर के लौट रहे थे। इसी दौरान नाव नदी के बीच में फंस गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जहां छोटी नावों की मदद से लोगों को बारी बारी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में की कवायद शुरू की, जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच गई, नहीं तो फिर सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। दोस्तों बात करते हैं कि देश में किसानों के लिए सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही है। जी हाँ, इन स्कीम के जरिए सरकार किसानों का हित करती है। वहीं सरकार की ओर से किसानों को फसलों की सही कीमत देना, आर्थिक मदद मुहैया कराना आदि काम भी किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रही है। इस बीच सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही अन्य स्कीम में भी फायदा पहुँचाया जा रहा है। किसान बचत कर सकें, इसके लिए भी सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम चला रही है। जब पोस्ट ऑफिस के जरिए खास तौर पर किसानों के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का नाम किसान विकास पत्र है। यह किसान विकास पत्र के जरिए किसानों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब वही नए साल के आगाज के साथ ही सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। जब किसानों को जिस चीज की उम्मीद थी, सरकार की ओर से उम्मीद सुनी गई है और उसके अनुरूप कदम भी उठाया गया है। दरअसल काफी वक्त से किसानों को इंतजार था कि किसान विकास पत्र में ब्याज दर को बढ़ाया जाए, और अब नए साल से किसान विकास पत्र में ब्याज दर बढ़ा दी गई है। जब किसान विकास पत्र में जमा होने वाली राशि पर सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है। अब साल 2023 की शुरुआत होने से ही इस स्कीम पर किसानों को बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा, जिसकी मदद से किसान अपनी बचत पर ज्यादा ब्याज हासिल कर पाएंगे। इससे किसानों के पास ज्यादा पैसा आएगा। अब नए साल से सरकार की ओर से किसान विकास पत्र पर 7.2% की दर से ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रवासी नागरिकों की संख्या में भारत पहले नंबर पर है। जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी देश है। देश में विकास और शहरीकरण के कारण स्वच्छता का ढांचा चरमरा गया है, जिसके बाद प्रवासी लोगों की समस्या बढ़ी है। जी हाँ, कोरोना महामारी के बाद शहरी गरीबी ने प्रवासी नागरिकों की आवासीय स्थिति को प्रभावित किया है, जिसका नतीजा है कि झोपड़ी पट्टी की संख्या बढ़ी है। जहाँ सरकार को प्रवासी लोगों के योगदान को ध्यान में रखते हुए आवासीय समस्या को प्लान बना करके हल करना चाहिए। जहाँ नौकरी और काम की तलाश में अक्सर लोग शहर की तरफ रुख करते हैं, जिसकी वजह से भारत में प्रवासी लोगों की संख्या नंबर 1 पर है।
दोस्तों बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी एक अहम भूमिका होती है। ज़्यादातर घरों में तो गीजर लगा हुआ होता है, लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जहां लोग कम होने के कारण गीजर नहीं खरीद सकते हैं और इमर्शन रॉड से पानी गर्म कर लेते हैं। इमर्शन रॉड से कम कीमत में पानी तो गर्म किया जा सकता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय कई बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। कई बार जल्दबाजी में हम पहले रॉड ऑन कर देते हैं और फिर उसे पानी भरी बाल्टी में डालते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, सही नहीं है। इससे शॉक करंट लगने का बहुत खतरा रहता है। इसीलिए हमेशा पहले बाल्टी भरें, फिर रॉड डालें और फिर उसे ऑन करें। जी हाँ, रॉड से पानी गर्म करने के दौरान कई बार जल्दबाजी में लोहे की बाल्टी का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि ऐसा करने से लेने के देने पड़ सकते हैं। लोहे की बाल्टी से करंट लगने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी रॉड से पानी गर्म करना हो तो फिर प्लास्टिक की बाल्टी का ही इस्तेमाल करें। जब पानी गर्म करने वाले रॉड काफ़ी लंबे टाइम तक सही चलते हैं। शायद यही वजह है कि कम दाम में लोग सालों साल इसे बड़ी आराम से चला लेते हैं। लेकिन अगर आपका हीटिंग रॉड 2 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो फिर उसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब पुराने रॉड से करंट का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, ज़्यादा पुराने रॉड बिजली भी खूब ले खाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, जहां आए दिन हत्या और लूट की घटनाएं होती रहती है। ताजा घटना अररिया के जोगबनी से है, जहां एक विदेशी नागरिक की हत्या कर दी गई, जहां विदेशी नागरिक की जान ले ली गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि एक युवक नेपाल से बिहार आया था। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, जहाँ अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र जोगबनी स्थानीय वार्ड संख्या 3 नेपाल के दरियाई बस्ती बॉर्डर के पास सोमवार को नेपाली युवक की लाश मिली। दोस्तों बात करते हैं कि लालू परिवार के लिए साल 2023 खुशनुमा साबित होने वाला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर किलकारी गुजरने वाली है। साल 2021 के दिसंबर में परिणय सूत्र में बंधे तेजस्वी और राजश्री पेरेंट्स बनने वाले हैं। खबरों के मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री प्रेग्नेंट है और मार्च में तेजस्वी यादव पिता बन सकते हैं। हालांकि लालू परिवार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तेजस्वी यादव भी इसी सिलसिले में दिल्ली में है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजश्री यादव का प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है। साल 2023 में लालू परिवार में संतान का जन्म हो सकता है। साल 2021 के दिसंबर में तेजस्वी और फिर राजश्री की शादी हुई थी। यह शादी को 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी भी अचानक से ही दिल्ली में हुई थी। जब दोनों ने लव मैरिज की थी, तेजस्वी जब दिल्ली में स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब उसी कॉलोनी में रह रही राजश्री से उनकी दोस्ती थी। जहाँ वक्त बीतने के साथ दोस्ती गहराती गई और प्यार में बदल गई। जहाँ वैसे राजश्री का तेजस्वी की ज़िंदगी में आना एक लकी चार्म की तरह है। जब शादी के बाद महज 8 महीने में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता से बाहर आरजेडी सत्ता के केंद्र में आ गई। नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए और फिर बिहार में नई सरकार बनी। इस तरह तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर पिछले 3 सालों से धूल फांक रहा है। जहां इन वेंटिलेटर की देखभाल और फिर चालू करने के लिए यहां एक भी टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है। विदेशों में कोरोना से मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देखकर बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है, जिसके बाद राज्य भर में सभी बड़े अस्पतालों में मंगलवार को मॉक ड्रिल करवाया गया। इसका यही उद्देश्य था कि पूरे राज्य में अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ और फिर मजबूत बनाया जा सके, ताकि आगामी दिनों में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए तैयार रहे। अस्पताल में सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण को लेकर के पीएम केयर फंड से सदर अस्पताल में मिले वेंटिलेटर पिछले 3 साल से यूं ही पड़े हुए हैं। अररिया सदर अस्पताल में सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण को लेकर के पीएम केयर फंड से सदर अस्पताल में मिले वेंटिलेटर पिछले 3 सालों से यूं ही पड़े हुए हैं। हालांकि इन 6 वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। हालांकि ये सारे वेंटिलेटर आज चालू स्थिति में नहीं हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। जब 5 जजों की खंडपीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा है कि 500, 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद आम लोग भी सुप्रीम कोर्ट की बातों पर पूर्ण सहमति जताते हुए केंद्र सरकार के इस निर्णय को सही ठहराया है। लोगों ने कहा है कि देश में काला धन, दहशतगर्द को रोकने के लिए फैसला लिया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। लोगों का मानना है कि नोटबंदी से देश में जो काला धन का कारोबार होता था वह पूरी तरीके
तरीके से खत्म हो चुका है। आज देश में व्यापारी हो या फिर आम लोग सही तरीके से व्यापार कर पा रहे हैं, जिसका असर सीधा सीधा देश पर पड़ रहा है। आपको बता दूं कि नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 मामले दर्ज थे, जहां आज सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को खारिज करके केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। नोटबंदी का विरोध करने वालों के मुंह पर यह करारा तमाचा है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।